हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बेस्ड है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। बिल्कुल नया टॉपिक है। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज एन अरेंजमेंट टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो मैं व्हीटस्टोन हेल्प ब्रिज की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। और किस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं अननोन रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अलावा? जैसे हम पढ़ चुके हैं फॉर एग्जांपल मुझे एक रेजिस्टेंस आर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सर्किट में एक सेल लगाया जिसकी ईएमएफ कितनी है V। देन सर्किट में एक एम मीटर लगाया जो मेजर करेगा मेरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। देन रजिस्टर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया जो मेजर करेगा कि मेरे रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल इस वोल्ट मीटर ने रीड किया कि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस एम मीटर ने रीड किया कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I एम्पियर। तो V का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? I इंटू आर। तो R विल बी इक्वल टू V बाय I। तो इसकी हेल्प से मैं इजीली रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, अननोन रेजिस्टेंस। बट इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या? अब जो I करंट है दैट इज अफेक्टेड, उसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है किसकी वजह से? फर्स्ट, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हमने पढ़ा था ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की वजह से इसमें करंट क्या होता है, कम हो जाता है सर्किट में। देन सेकंड, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कि जब हमने एमीटर कनेक्ट किया तो इसकी वजह से भी सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आई। वोल्ट मीटर कनेक्ट किया उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस मेजर करनी थी उसमें कुछ एरर आया, मतलब वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मेरा मेथड है रेजिस्टेंस मेजर करने का, क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर द रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। ठीक है, क्लियर? कि जब हमने सर्किट में ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट की तो उसमें कुछ क्या आया, एरर आया। इसी एरर को ओवरकम करने के लिए हमने कौन सा डिवाइस बनाया? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्योंकि वो क्या करता है, वो रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है। कैसे मेजर करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अब व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 resistors to find unknown resistance in terms of other 3 नॉन रेजिस्टेंसेस। ये क्या होता है, ये 4 रजिस्टर की अरेंजमेंट होती है और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक 4 में से एक अननोन होगी, 3 नोन होगी वैल्यू। एक अननोन है और 3 क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। तो उस अननोन वैल्यू को हम 3 नोन की वैल्यू में फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या होती है अरेंजमेंट 4 रजिस्टर की, कैसे होती है कि इसमें एक क्वाड्रिलेटरल का शेप होता है और उसके हर साइड पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ये शेप के 4 रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ये रेजिस्टेंस R4। इनमें से 3 वैल्यू मुझे पता होंगी और एक वैल्यू अननोन होगी। इनके बीच में लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देन इसको हम यहाँ से आगे टर्मिनल से बैटरी से कनेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ से करंट डिवाइड हुआ, करंट ऊपर ब्रांच में गया, नीचे ब्रांच में गया, तो जो ये दो पॉइंट है इनको ये गैल्वेनोमीटर एक ब्रिज की तरह जोड़ रहा है, दैट वाई इट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनका नाम दे दिया ए, बी, सी एंड डी। अब ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है सर्किट में, इसको अगले चैप्टर में पढ़ना है हमने टॉपिक को, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने का काम होता है। कैसा डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर? उसमें गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे 0 की रीडिंग होती है, देन कुछ स्केल्स यहाँ पे होते हैं, देन कुछ स्केल्स इधर होते हैं, और जो मेरा पॉइंटर होता है वो सेंटर में होता है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। देन अगर करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर एक साइड शिफ्ट करता है, करंट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब करंट फॉर एग्जांपल अप साइड डाउन है, इस नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर इधर शिफ्ट हो जाएगा इसका पॉइंटर। अगर करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो गैल्वेनोमीटर इसकी पॉइंट जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वरना दूसरी डायरेक्शन के लिए इस तरफ। तो किस लिए काम होता है? ये सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी बताता है और चेक करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो नोट कर लो इसे। अब एक होती है कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सर्किट को क्या करता हूँ, मैं इस सर्किट को एक सेल से या बैटरी से क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है? व्हेन R1 by R2 is equal to R3 by R4, कि R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में है? बैलेंस कंडीशन में। और इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन देयर इज no current, I can say in balance condition of Wheatstone bridge, no current pass through galvanometer। कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 है, तो इस गैल्वेनोमीटर ब्रांच में, मतलब आई कैन से इन CD ब्रांच, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा? 0, कि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कब? जब व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है? सेम, मतलब आई कैन से VC इज इक्वल टू VD, ठीक है। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट फ्लो करता, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब आता है प्रूफ ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है उसको प्रूफ करेंगे हम किसकी हेल्प से? किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस सेल की वजह से यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, जंक्शन आ गया, करंट डिवाइड होगा, तो यहाँ पे मैंने करंट ले लिया I1। यहाँ पे हम करंट क्या लेते थे? I माइनस I1 लेते थे ना, बट मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए क्या ले लेता हूँ कि लेट यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2, क्लियर। देन सेम ब्रांच करंट सेम, यहाँ पे I1, जंक्शन आ गया। अब यहाँ पे करंट मैंने ले लिया कितना? IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है तो मैंने लिख लिया IG। तो यहाँ से कितना करंट गया? बाकी I1 में से IG इधर चला गया, तो यहाँ कितना गया? I1 माइनस
आई जी, यहाँ से क्या आ रहा है आई टू। अब ये ध्यान रखना, गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से भी करंट एंटर करवा देते हैं, एंटर नहीं होगा बिकॉज करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो इधर भी करंट आ गया क्या आई जी। इस जंक्शन पे आई टू और आई जी मिल गए तो क्या बन गया आई टू प्लस आई जी, और इधर क्या आ गया सेम आई टू प्लस आई जी, और इधर कितना चला गया अगेन आई, क्योंकि जितना करंट बैटरी से निकला उतना करंट बैटरी में एंटर करेगा। तो डायग्राम समझ आ गया, एक बार दोबारा देख लो। हमने वेसल से करंट निकाला आई, इस आर्म में गया आई वन, इसमें गया आई टू, इस जंक्शन में डिवाइड हो गया आई वन, इधर गया आई जी, बाकी कितना बचा आई वन माइनस आई जी। ये आई जी इधर से आ रहा है, आई टू इधर से आ रहा है, इधर क्या गया आई टू प्लस आई जी, देन यहाँ पे अगेन दोनों मिलके क्या बन गए दोबारा आई। ठीक है, अब हम किरचॉफ लगाते हैं। सबसे पहला लूप देखो, लूप ए बी सी सॉरी लूप ए सी डी ए। मुझे बताओ कंडीशन याद है किरचॉफ लॉ की? चलो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं अगर याद नहीं भूल गए तो। अगर रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है और हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और रेजिस्टेंस आर, तो चेंज इन पोटेंशियल कर लेते हैं हम माइनस आई आर, याद है। देन अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और हमारी डायरेक्शन इधर ही है, तो हम क्या लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल प्लस आई आर। मुझे इसमें इन्हीं दो रूल की जरूरत पड़ेगी, एक सेल के लिए था बस, अभी ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहले लूप देखो ए सी डी ए से सी गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आएगा, करंट कितना है माइनस आई वन इंटू आर। ठीक है, देन सी से डी, अब बीच में क्या आया गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो मैंने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या लिख लिया जी, कि जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये सपोज करो कि यहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं लगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी है, उसकी वैल्यू कितनी है जी। एक्चुअली में है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बट उसकी रेजिस्टेंस है, तो हमने एक रेजिस्टेंस दिखा दी, इजी हो जाएगा। अब जब सी से डी गए तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, देन इधर गए, अब इधर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओ सॉरी आई टू यहाँ पे आर वन था, तो इधर गए तो प्लस आई टू इंटू आर थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि लूप पूरा हो गया। अब लूप देखो, अब लूप ले लो तुम सी डी बी सी, सी डी बी सी, सी से डी में करंट की डायरेक्शन में है तो क्या आएगा माइनस आई जी इंटू जी। देन डी से बी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगेन करंट कितना है माइनस आई टू प्लस आई जी एंड रेजिस्टेंस आर फोर। देन बी से सी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस आई वन माइनस आई जी इंटू आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था, इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होता है ज़ीरो, मतलब सी डी ब्रांच में करंट ज़ीरो। अब सी डी ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है आई जी, तो आई जी की वैल्यू कितनी होगी ज़ीरो। ठीक है, पुट करो इसमें आई जी ज़ीरो, इस इक्वेशन ये क्या बनेगी माइनस आई वन आर वन, आई जी ज़ीरो हो गया, प्लस आई टू आर थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंप्लीफाई करके क्या हो गया आई टू आर थ्री इज इक्वल टू आई वन आर वन। ठीक है, देन इसमें आई जी को ज़ीरो करो, ये टर्म ज़ीरो बन जाएगी और ये टर्म क्या बचेगी आई जी ज़ीरो हो गया तो माइनस आई टू आर फोर, ये टर्म प्लस आई वन आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बन जाएगा आई टू आर फोर इज इक्वल टू आई वन आर टू। ठीक है, ये तब है जब कब, जब कंडीशन कैसी है बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होता है ज़ीरो होता है, नोट कर लो इसे। तो हमने भी यही पढ़ा, इन बैलेंस कंडीशन ये इक्वेशन ड्राइव की, इनको डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, आई टू आर थ्री
डिवाइड बाय I2R4 इज इक्वल टू I1R1 डिवाइड बाय I1R2, कैंसिल आउट कर दो तो क्या इक्वेशन आ गई, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अभी डेरिवेशन हमने की थी किसके लिए की थी, बैलेंस कंडीशन के लिए, तो बैलेंस कंडीशन से अप्रूव हो गया। यही हमने बोला था कि जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा, R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4, कि R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4। और जब ये बैलेंस कंडीशन होगी तो करंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। गैल्वेनोमीटर में हमने अप्रूव किया तो उसको उल्टा कि हमने करंट ज़ीरो ले लिया बैलेंस कंडीशन के लिए, और इस कंडीशन को प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो इसको नोट कर लो। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को ड्राइव कर लिया। अब किस लिए यूज होता था व्हीटस्टोन ब्रिज, टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। अब जब हमने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल R1, R2 एंड R3 आर द नोन रेजिस्टेंसेस, कि इनकी वैल्यू हमें पता है। अब एक चीज और होनी चाहिए, क्या इन रजिस्टर में से एक वेरिएबल रजिस्टर होना चाहिए। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब जिसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो R3 है दैट इज अ वेरिएबल रजिस्टर, कि जो R3 है दैट इज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो हमने सर्किट में जोड़ा R1, R2, R3, ये रजिस्टर कैसा हो गया, वेरिएबल, मतलब इसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। और R4 रजिस्टर कैसा हो गया, अननोन, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब जब बैलेंस कंडीशन करेंगे कैसे, हमने सर्किट कनेक्ट किया, हमने देखा गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रहा है, हम R3 को ऐसे एडजस्ट करेंगे, R3 इज सो एडजस्टेड बिकॉज ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। पता लग गया क्यों वेरिएबल है, ताकि हम बैलेंस कंडीशन को अचीव कर सके। R3 इज सो एडजस्टेड दैट IG बिकम 0, कि R3 की वैल्यू को कम ज़्यादा किया, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा करके हमने IG कितना कर दिया, 0 हो गया। सो दैट कंडीशन कौन सी आ गई, बैलेंस कंडीशन। ध्यान रखना, बैलेंस कंडीशन सिर्फ तब आएगी जब IG कितना हो जाएगा, 0। IG 0 करने के लिए हमने एक रजिस्टर क्या किया, वेरिएबल रजिस्टर। क्यों, ताकि उसकी रेजिस्टेंस क्या कर सके, चेंज कर सके। रेजिस्टेंस चेंज करके हम बैलेंस कंडीशन ले आए, देन कंडीशन सेटिस्फाई आ गई, देन R4 विल बी इक्वल टू R3 इंटू R2 बाय R1। R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2 बाय R1। तो हमें R2, R1 और R3 पता है, जो इसकी रेजिस्टेंस चेंज करेंगे वो भी हमें पता होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, उससे हम रेजिस्टेंस जो इंसर्ट कर सर्किट में हमें पता होती है। तो हमें R3 भी पता है, हमें R2 भी पता है और हमें R1 भी पता है, तो हमारी क्या निकल गई, R4 वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने बैलेंस कंडीशन ड्राइव कर ली, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड है रेजिस्टेंस मेजर करने का, उसे बोलते हैं हम नल डिफ्लेक्शन मेथड, कि उस टाइम पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है गैल्वेनोमीटर में, कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर जिस टाइम मेजर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम कंडीशन कैसी है, उस टाइम कंडीशन है बैलेंस कंडीशन, और बैलेंस कंडीशन है तो गैल्वेनोमीटर करंट कितना हो गया, 0। तो अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, इसका मतलब देयर इज नो रोल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है उसका कोई रोल नहीं है। तो जो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी हैविंग अ एक्यूरेट वैल्यू, कि उसमें एरर क्या होगा, कम से कम होगा। तो इसलिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को मेथड प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन का मेथड का मतलब एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट
गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन कितनी है? 0। क्यों 0 है? बिकॉज बैलेंस कंडीशन में मेजर कर रहे हैं, उस टाइम में करंट गैल्वेनोमीटर कितना होता है? 0। सो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज करंट कितना हो गया? 0। अब आता है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मेजर कर रहा है? अननोन रेजिस्टेंस हमने निकाली थी ना इससे, R4 रेजिस्टेंस किसी इक्वल आई थी? R3 इंटू में R2/R1। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होगा? जब वो रेजिस्टेंस की छोटी से छोटे चेंज को क्या कर सके? मेजर कर सके। कि रेजिस्टेंस में छोटा सा चेंज हुआ, उसके छोटे से चेंज से ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए? बहुत ज्यादा। तो हमें पता लग जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई है? चेंज हुई है, और हम उस रेजिस्टेंस को मेजर कर सके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सेंसिटिव कब बोलेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव when it shows large deflection in galvanometer for small change in resistance। कि जब छोटे से छोटे रेजिस्टेंस के चेंज के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या बोलेंगे हम? कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ही, व्हीटस्टोन ब्रिज में ही, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। बड़ी बार न्यूमेरिकल आया इसके ऊपर, सीबीएसई में न्यूमेरिकल आया कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में है तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है? 0। पढ़ चुके हैं। और बैलेंस कंडीशन होती कब है? जब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अच्छा, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस इधर, तो एक ही बात है कि R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4 और R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो हम इसके ख्याल से चेक कर लेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है? 0। मतलब CD आर्म में कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ये रेजिस्टेंस हटा दो। क्यों हटा दिया? बिकॉज इस ब्रांच में करंट कितना था? 0। अब देखो सर्किट कितना इजी हो गया। यहाँ से ये दोनों किस में है? देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, बिकॉज यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ चला जाएगा, कोई और बात तो है नहीं। जब मैंने बोला था एक वायर हो तो दोनों किस में होंगे? सीरीज में। सिमिलरली ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी? इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी R12 will be equal to R1 plus R2. Similarly, R34 will be equal to R3 plus R4. अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? अब ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, क्योंकि सर्किट कैसा बन जाएगा? अब देखो ऊपर R12 आ गया, इसको रब कर दो, नीचे R34 आ गया और ये आ गया ऐसे। इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दी R12, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दी R34। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस R4। यही होगा ना? देखो 1/R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/R12 प्लस 1/R34। तो R12 की वैल्यू पुट की R1 प्लस R2, R34 की वैल्यू पुट की R3 प्लस R4। तो एलसीएम ले लो, R1 प्लस R2 एंड R3 प्लस R4। ऊपर क्या होगा? R3 प्लस R4 प्लस R1 प्लस R2।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, रेसिप्रोकल कर दो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको ऐड ही किया सिंपल, ठीक है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैलेंस कंडीशन, की बैलेंस कंडीशन में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इसका एक और स्पेशल केस देखो कैसे, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब ये सारी रेजिस्टेंस मुझे R ही गिवन है, ठीक है, और बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब देखो बैलेंस कंडीशन है ना, R/R1 R/R1, चाहे रेशो ऐसे चेक कर लो चाहे रेशो ऐसे चेक कर लो, बात एक ही है। अब जब बैलेंस कंडीशन है तो इसको हटा दो भाई, तो ऊपर वाले की रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, दोनों सीरीज में है ना वो A से, तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस क्या बनेगी 2R, नीचे वाले की रेजिस्टेंस भी क्या बनेगी 2R। ये पॉइंट A ये पॉइंट B दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी A B, तो इनकी रेजिस्टेंस हो जाएगी R। मतलब यहाँ बीच में कोई भी रेजिस्टेंस क्यों ना लगी हो, इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी R के। कि फॉर एग्जांपल सर्किट आ गया, ये चारों रेजिस्टेंस 10 ओम की दी है, बीच में रेजिस्टेंस जितनी मर्जी लगाए तो वो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 ओम, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लो। अब एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इज इंटरचेंज, कि जहां पे गैल्वेनोमीटर था वहां पे आ गई बैटरी, और जहां पे बैटरी थी वहां गैल्वेनोमीटर आ गया, तो क्या चेंज पड़ेगा, तो करके देखते हैं। अच्छा, इसके लिए एक बैलेंस कंडीशन क्या है, R1/R2 विल बी इक्वल टू R3/R4, नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे आ गई बैटरी और यहाँ पे आ गया गैल्वेनोमीटर। तो अब देखते हैं कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब सर्किट को मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, पहले मैं ले रहा हूँ C पॉइंट, देखो C पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जा रही है किस पे A पे, और एक जा रहा है सेल के थ्रू D पे। तो C पॉइंट से एक रेजिस्टेंस बना दी मैंने कहाँ पे A पॉइंट पे, और एक टर्मिनल जा रहा है कहाँ पे सेल पे, ठीक है, क्लियर। कि C पॉइंट से एक रेजिस्टेंस A पे, एक रेजिस्टेंस एक टर्मिनल D पे, C पॉइंट से एक A पे एक D पे, ठीक है, सेल के थ्रू पास कर गया D पे, और रेजिस्टेंस कौन सी थी C और A में R1, क्लियर हो गया, समझ आ गया। देन C पॉइंट से ही एक रेजिस्टेंस जा रही है B पे, C पॉइंट से ही, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ये आ गया R1। C पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जा रही है किधर B पे, और कौन सी R2, तो मैंने B पॉइंट बना दी, ठीक है। अब D पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जा रही है A पे, तो अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ले आऊँ तो क्या ये भी D पॉइंट ही है, वायर ही जा रही है। D पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जा रही है A पे, कौन सी रेजिस्टेंस D से A पे R3, ठीक है। देन D से B पॉइंट पे भी जा रही है एक रेजिस्टेंस, कौन सी R4, ये पॉइंट D, तो ये भी D ही है ना, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो D पॉइंट से एक रेजिस्टेंस B पे जा रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है R4, है ना। और बीच में C और D के बीच में देखो, अब A और B के बीच में क्या लगा है गैल्वेनोमीटर, देखो A से स्टार्ट हो गया B में, तो A और B के बीच में क्या आ गया गैल्वेनोमीटर। तो ये सर्किट मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, समझ आया क्या किया, देखो मैंने C और D पॉइंट के बीच में सेल बना लिया, C और D पॉइंट के बीच में एक सेल बना लिया, C से एक रेजिस्टेंस A पे, C से एक रेजिस्टेंस A पे, C से एक रेजिस्टेंस B पे, C से एक रेजिस्टेंस B पे, D से एक रेजिस्टेंस B पे, D से एक रेजिस्टेंस B पे, D से एक रेजिस्टेंस A पे, D से एक रेजिस्टेंस A पे। तो देखो क्या सर्किट सेम हो गया, कैसे देखो। अब इसकी बैलेंस कंडीशन R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4 होगी, और क्या यहाँ से मैं लिख देता हूँ R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। इसका मतलब
कि अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज कर दो तो देर विल बी नो चेंज इन बैलेंस कंडीशन, कि अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो तो भी जो बैलेंस कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट लेक्चर में, कि हम नेक्स्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, स्लाइड वायर ब्रिज। उसमें हम ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट सेम ही रहेगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग। वो पॉइंट क्या है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कि जो हमने अभी तक व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है वो कैसा डायग्राम था, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हमने क्या लिया था सी, ये पॉइंट हमने लिया था बी, और ये पॉइंट हमने लिया था क्या, डी। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, देन ये टर्मिनल्स। कि हमने तो सर इस तरह का पढ़ा, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं एक सर्किट और बनाऊंगा, वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो कैसे। अगेन ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, कि ये भी ये वाला सर्किट है, तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि सर ये तो ऐसा दिख नहीं था। इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करने की जरूरत है, तो करें रीड्रॉ। अब देखो ये पॉइंट ए है, तो क्या ये भी पॉइंट ए होगा, ठीक है। सपोज करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये रेजिस्टेंस मैं ले लूँ R1, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ R2, इस रेजिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ R3, इस रेजिस्टेंस को ले रहा हूँ मैं R4, इसको ले रहा हूँ मैं R5, ठीक है। अब ए से दो रेजिस्टेंस निकल रही है, एक तो है ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में कौन सी रेजिस्टेंस है, R1। एक है ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है R2। देन बी से देखो, ये पॉइंट बी है तो ये भी बी लिख लो, बी और सी में एक रेजिस्टेंस है R3। देन बी और यहाँ पे डी के बीच में रेजिस्टेंस है एक R4, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R4, एंड लास्ट में सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है कौन सी, R5। तो मैं सर्किट बनाऊँ, मैंने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, तो ए से सी में और ए से डी में रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो मैं बना लेता हूँ। ए से सपोज मैंने ए डी ले लिया, ये आ गया R1, ए से सी में क्या है R2, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट सी। देन बी से सी, बी से भी दो रेजिस्टेंस जुड़ी है सी पे और डी पे, तो एक डी से बी तक ले लो, एक बी से सी तक ले लो, डी से बी से सी में R3, देन डी से बी में R4, अगेन बीच में क्या आ गया, सी से डी में एक रेजिस्टेंस R5, तो बन गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो अरेंजमेंट है इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कि जब इसको सिंप्लीफाई करा तो भी ये सर्किट बनेगा। अब देखेंगे बैलेंस कंडीशन है या नहीं, इसमें बैलेंस कंडीशन क्या है, R1/R4, R2/R3, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मैं इस लेक्चर में टॉपिक में बताना चाह रहा था कि जो ये रजिस्टर, ये एक सर्किट है, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है, नोट कर लो इसे। अब देखो एक और फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट डी, ये ऐसे बी और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस, तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो दिख ही रहा होगा, ए से एक रेजिस्टेंस सी में, ए से एक रेजिस्टेंस सी में, ए से एक रेजिस्टेंस डी में, ए से एक रेजिस्टेंस डी में, बी से एक सी में, बी से सी, बी से डी, सी और डी के बीच में एक,
तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक और अरेंजमेंट देखो कि फॉर एग्जांपल एक सर्कल बना हुआ है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट और यहाँ पे डी पॉइंट, और एक रेजिस्टेंस आ गई यहाँ पर, 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 और एक आ गई सी और डी में। तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेम चीज़ है, सिर्फ वायर को स्ट्रेट दिखाने की बजाय कैसे दिखा दिया, सर्कुलर। तो ये भी किसकी फॉर्म है, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, नोट करो इसे। एक और फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज की देखो, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल बना हुआ है एक, इसकी तीनों में रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, देन ए पॉइंट ये और बी पॉइंट ये। तो क्वेश्चन को देख के डर मर जाना, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये। देखो कैसे, सपोज इसको मैंने ले लिया सी, इसको मैंने ले लिया डी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये भी पॉइंट बी होगा। अब देखो एक दोबारा बनाना इसको, ए पॉइंट ले लो, ए से एक रेजिस्टेंस सी पे जा रही है, ए से एक रेजिस्टेंस डी पे जा रही है, तो ए से एक रेजिस्टेंस सी पे, ए से एक रेजिस्टेंस डी पे। ये एक मेथड भी होता है रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करने का। देन सी और डी में एक रेजिस्टेंस, सी और डी में एक रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस। देन बी देखो, बी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस सी पे, तो बी से एक रेजिस्टेंस सी पे, बी से एक रेजिस्टेंस डी पे, बी से एक रेजिस्टेंस डी पे, और ये आ गया बी पॉइंट, ये आ गया ए पॉइंट। तो ये भी क्या है, ये पॉइंट है बी। तो ये भी क्या एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, तो डायग्राम देख के डरना नहीं है, इट इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर समझ सकते हो सोचो, इस पॉइंट को उठा के ऐसे कर दो कि इस पूरे सर्किट को फ्लैप करके ऐसे ले आओ, तो ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा सेम एज इट इज। ठीक है, और मैंने बना के दिखाई दिया, तो नोट कर लो इसे भी। देन एक टाइप और व्हीटस्टोन ब्रिज की, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या रोम्बस की शेप में हो सकता है कि ऐसे बनाए हुए हैं रेजिस्टेंस, और ये ऐसे, और जिस डायगोनल पे लगाया हुआ है उसके अपोजिट में टर्मिनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर। इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी। अब तो देख के समझ आ गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। देखो ए से सी में एक रेजिस्टेंस, ए से डी में एक रेजिस्टेंस, सी और डी में एक, सी और डी में एक, सी से बी पे, डी से बी पे, डी से बी पे। तो ये भी क्या है, एक फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो जब भी 4 या 5 या 6 रेजिस्टेंस आए क्वेश्चन पेपर में, तो देख लेना कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। कई बार क्या गया होता है पेपर में, जैसे ये रेजिस्टेंस बनाई हो, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बना दी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ पे चाहे 10 रेजिस्टेंस हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, बिकॉज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सारी फॉर्म थी किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो नोट कर लो इसे। तो पहला न्यूमेरिकल तुम्हें शो हुआ है, इसमें 2 डायग्राम दिए हुए हैं, और बोला गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा मतलब क्या है, बैलेंस कंडीशन है। गैल्वेनोमीटर सेल इधर हो चाहे सेल इधर हो, गैल्वेनोमीटर इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ चुके हैं कि सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंस कंडीशन में। रेशियो निकालना है R1 और R2 का। अब अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो कंडीशन कैसी है, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन है तो रेशियो इक्वल R1/R2 मतलब 4/R1 इज इक्वल टू R3/R4 मतलब इक्वल टू 6/9। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो किसकी, R1 की। देन ये भी बैलेंस कंडीशन में 6/12 इज इक्वल टू R2/8। यहाँ से वैल्यू निकालो किसकी, R2 की। R1 आ गया, R2 आ गया, उसका रेशियो निकाल देना। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। गैल्वेनोमीटर यहाँ दे दिया, इसमें यहाँ दे दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेल यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। इस चीज़ को पहले हम पढ़ चुके हैं, तो नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE में 2 बार आया हुआ है, बोल रहा है करंट निकालो सर्किट में। पढ़ चुके हैं किसकी फॉर्म है, व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो ड्रॉ कर लो।
ए पॉइंट ले लो, ए से एक रेजिस्टेंस बी पे और एक रेजिस्टेंस डी पे, ए और बी में कितनी 1 ओम। ड्रॉ करो भाई, पहले ड्रॉ कर चुके हैं इस चीज़ को, ए और बी में 1 ओम, ए और डी में 2 ओम, तो ए और डी में 2 ओम, बी और डी में 5 ओम, बी और डी में 5 ओम, देन बी और सी में 2 ओम, बी और सी में 2 ओम, सी और डी में 4 ओम, सी और डी में 4 ओम, देन ए और सी में सेल लगा है, ए और सी में सेल लगा है, 4 वोल्ट की बैटरी या सेल, ठीक है। बोला करंट निकालो। अब जब करंट निकालना हो सबसे पहले देखना है व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। बैलेंस कंडीशन कब होगी? जब इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर होगा। तो 1/2, उधर रेशो 2/4, तो 1/2 आ गया इधर, मतलब बैलेंस कंडीशन में है। व्हीटस्टोन ब्रिज किस में आ गया? बैलेंस कंडीशन में, निकाल के देख लिया हमने। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो बीच वाली रेजिस्टेंस कोई रोल नहीं है, बिकॉज इससे करंट कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 3 ओम। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 6 ओम। तो ऊपर आ गई रेजिस्टेंस कितनी? 3 ओम। नीचे आ गई रेजिस्टेंस कितनी? 6 ओम। देन एक सेल लगा है यहाँ पे, ठीक है, 4 वोल्ट का। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लो, 2 + 1 3/6, तो R विल बी इक्वल टू 6/3, दैट विल कम आउट टू बी 2 ओम। नाउ करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V/R। इन दोनों की जगह की रेजिस्टेंस कितने ओम की? 2 ओम की। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो करंट विल बी 2 एम्पियर, ठीक है। तो इससे व्हीटस्टोन ब्रिज का पता लगा। बैलेंस कंडीशन देखी, बैलेंस कंडीशन आई तो बीच वाले रेजिस्टेंस को रेज कर दिया, उसका कोई रोल नहीं था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली, देन करंट निकाल दिया। नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीबीएसई में आया हुआ है। बोला 2 वोल्ट की बैटरी लगाई ए और बी में, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी लगाई है, सेल लगाया। बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ए और बी में। व्हीटस्टोन ब्रिज है ना ये, तो बना लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज ए और बी। तो स्टार्ट करते हैं ए से एफ पॉइंट। तो मैंने एक ए पॉइंट ले लिया, उससे एफ पॉइंट, एफ से एक पॉइंट डी पे और एक पॉइंट सी पे। तो एफ से एक पॉइंट सी पे, एक पॉइंट डी पे, 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम। देन सी से ई पे, डी से भी ई पे, तो एक पॉइंट ई ले लो, सी से ई पे, देन डी से ई पे, 2 ओम, 2 ओम। देन एक रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में 2 ओम। देन एक बैटरी लगी है, ई से बी पॉइंट गया ना, ई से बी पॉइंट, देन दोनों के बीच में बैटरी लगी है एक 2 वोल्ट की, ठीक है। अब बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और करंट निकालो ए एफ सी ई बी में, ए एफ डी ई बी में। देखो बैलेंस कंडीशन है 2/2, 2/2 बैलेंस कंडीशन है, इसको हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर की रेजिस्टेंस 4 ओम, नीचे की रेजिस्टेंस 4 ओम, और वैसे ही पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 2 ओम ही आनी है इसकी, ठीक है। बट करंट निकालना है, इसलिए सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम, तो ए एफ, देन ये सी पॉइंट यहाँ पे आ गया इसके बीच में, देन ये 4 ओम की रेजिस्टेंस आ गई, देन ई एंड बी, देन नीचे भी 4 ओम की रेजिस्टेंस आ गई। यहाँ पे पॉइंट कहीं पे सी, यहाँ पे डी ले लो। देन ए और बी में एक बैटरी जुड़ी हुई है, कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में 2 ओम हो गया, तो 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 2 वोल्ट की। करंट कितना जाएगा? V/R 2/2, 1 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो यहाँ से करंट निकला 1 एम्पियर। अब ऊपर नीचे रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा ना, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है,
रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ भी कितना 0.5 एम्पियर, यहाँ भी कितना 0.5 एम्पियर। इस चीज़ को पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, नोट कर लो इसे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीबीएसई क्वेश्चन, बोला है एओ ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है और करंट निकालना है पूरे सर्किट में। अब जब भी 5 या 6 रेजिस्टेंस आते हैं, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ट्राई करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो बी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बी और सी के बीच में बैटरी है ना। तो एक पॉइंट ले लेते हैं बी और एक पॉइंट ले लेते हैं हम सी। बी से ए और बी से ओ, तो बी से ए एंड बी से ओ। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही चीज़ें समझ आ जाएगी कैसे करना है। बी से ए में 2 ओम, बी से ओ में 3 ओम, ठीक है। ए से ओ में 10 ओम का रेजिस्टेंस, ए से ओ 10 ओम का रेजिस्टेंस। ए से सी, सी से ओ, यानी ए और सी में 4 ओम, ए और सी में 4 ओम, सी से ओ में एक्स, चलो भाई सी से ओ में एक्स। बी और सी के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी और 2.4 ओम, बी से सी में 6 वोल्ट की बैटरी एंड 2.4 ओम। सर्किट बन गया, है व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब एओ ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो मतलब कौन सी कंडीशन आ गई, बैलेंस कंडीशन, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा दो। देन बोला है क्या, एक्स निकालो, एक्स क्या होगा, रेशो को बैलेंस करो, 2/4 इज इक्वल टू 3/x। तो यहाँ से x निकाल लोगे, दैट विल कम आउट टू बी 4 × 3/2, दैट विल कम आउट टू बी 6 ओम, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, करंट निकालने सर्किट में, वो पार्ट तुम खुद करो, बिकॉज उसके ऊपर बड़े पार्ट कर चुके हैं, तुम खुद कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोला है हर ब्रांच में करंट निकालो। खुद ट्राई करो, देखो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अब जिन बच्चों ने सोचा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, इसको रिमूव कर दिया और करंट निकाला, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बैलेंस कंडीशन नहीं है। देखो कहाँ है बैलेंस कंडीशन, ये R1/R2 कितना आ रहा है 2, और ये आ रहा है 1/2, तो बैलेंस कंडीशन नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस को हम हटा नहीं सकते। इसलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है और बच्चे देखते ही बोलते हैं कि ये तो बैलेंस कंडीशन है, बट ये बैलेंस कंडीशन नहीं है, रेशो सेम नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ से ले लो करंट आई, इस क्वेश्चन को करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। सिंपल सीरीज पैरेलल हम नहीं बता सकते इसमें कितना है, तो हमने यहाँ से करंट ले लिया क्या I1, यहाँ से करंट ले लिया हमने क्या I2, तो यहाँ से I1 गया, तो सपोज यहाँ हमने ले लिया I3, तो यहाँ से क्या जाएगा I1 - I3, तो यहाँ से I3, यहाँ से I2, और यहाँ से क्या जाएगा I2 + I3, I2 + I3, एंड देन यहाँ पे अगेन I, ठीक है, A B D, ठीक है। अब कितने वेरिएबल हैं, 4, एक I, एक I1 I2 और एक I3, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए मुझे, 4 इक्वेशन चाहिए। तो पहला लूप ले लो, लूप A B C A, A B C A, ठीक है। अब देखो A से B करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो -10 I1, देन B से C में अगेन करंट की डायरेक्शन में है, तो -5 I3, देन C से A में अगेन करंट की डायरेक्शन में है, तो -5 I2, सॉरी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ इज इक्वल टू 0, यहाँ करंट की डायरेक्शन में, यहाँ करंट की डायरेक्शन में, बट यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो -+5 I2 इज इक्वल टू 0। देन लूप ले लो तुम A B D, सॉरी B D C B, B D C B, यहाँ करंट की डायरेक्शन में, तो -5 × I1 - I3, देन यहाँ करंट की अपोजिट डायरेक्शन में D से C में, तो
10 इंटू आई टू प्लस आई थ्री। देन सी से बी में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस 5i3 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? बी से डी में करंट की डायरेक्शन में, डी से सी अपोजिट, सी से बी भी अपोजिट। तो सिंप्लीफाई कर लो, -5i1 -5i3 प्लस 10i2, सॉरी प्लस 5i3 प्लस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 5i3 इज इक्वल टू 0। i1 वाली टर्म एक ही है तो लिख लो -5i1, i2 वाली टर्म भी एक ही है तो लिखो प्लस 10i2, i3 वाली टर्म 3 है, 5 प्लस 10 15 प्लस 5 20, 20i3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब अगला लूप ले लो तुम, कौन सा? ए बी डी सी ए, ए बी डी सी ए से बी गए -10i1, बी से डी गए -5i1 -i3। देन डी से सी जाओ, डी से सी अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस 10i2 प्लस i3। देन सी से ए अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहाँ? -10i1 प्लस 5i1, सॉरी -5i1 प्लस 5i3 प्लस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करो, i1 तो क्या आ गया ये? -15i1, i3 और i3 ये i2 और i2 प्लस 15i2, i3 प्लस 15i3 इज इक्वल टू 0। कितनी इक्वेशन बनेंगी? 3। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके देखो क्या तुम i1 i2 i3 निकाल सकते हो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था किरचॉफ्स लॉ में। अब लूप ले लो, कौन सा तुम? ए, सपोज इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं ई, ए बी डी ई ए बी डी ई ए से बी चलो -10i1, बी से डी चलो प्लस 5i1 -i3, सॉरी -5, बी से डी में, यहाँ भी -5। ठीक है, देन डी से ई की तरफ जा रहे हैं, बैटरी कौन से टर्मिनल से बाहर है? +10। देन करंट की डायरेक्शन में है -10i इज इक्वल टू 0। इसको नोट करो, फिर मेरे पास जगह नहीं है, मैं स्पेस खाली करता हूँ वहाँ पे। अब इस इक्वेशन में हमने सोल्व करना है। अब देखो यहाँ से i डिवाइड हो रहा था i1 प्लस i2 में, तो मैं i को लिख सकता हूँ क्या? i1 प्लस i2। तो यहाँ रिप्लेस करूँगा मैं 10i1 -5i1 -i3 प्लस 10 -10 i की वैल्यू i1 प्लस i2। क्वेश्चन सिर्फ लेंथ ही है बट सिंपल है, तो डरना नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था किरचॉफ्स लॉ में, वैसे क्वेश्चन है। तो -10i1 -5i1 प्लस 5i3 प्लस 10 -10i1 -10i2 इज इक्वल टू 0। i1 वाली टर्म, तो -10 -5 -15 एंड -10 दैट विल बी -25i1। i2 वाली टर्म एक ही है, -10i2 प्लस 5i3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? i1 वाली टर्म कंबाइन कर ली, देन i2 देन i3। अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं मैं कैसे? मैं लिख सकता हूँ 25i1 प्लस 10i2 माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0। अब ये i1 और i2 i3 की टर्म में फोर्थ इक्वेशन है ना? देखो i1 i2 i3 में पहले दो इक्वेशन आई थी, दो अब आ गई। तो इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके, चारों इक्वेशन को, वैसे तो तीन ही चाहिए थी, इन चारों इक्वेशन को सोल्व करके तुम i1 भी निकाल सकते हो, i2 भी निकाल सकते हो, i3 भी निकाल सकते हो। कैलकुलेशन तुमने खुद करनी है, मैंने ऐसे पहले कैलकुलेशन करवाई हुई है पिछले लेक्चर में, देख लेना वहाँ पे अगर समझ नहीं आए तो कि कैसे निकालना है। एक इक्वेशन से i3 निकालेंगे, दो इक्वेशन में पुट करेंगे, वो i1 i2 में आ जाएगी, देन सोल्व कर लेंगे। देन इसमें करंट i1, इसमें i2, और यहाँ करंट i निकालना, तो ये क्या आ जाएगा? i1 प्लस i2। इस ब्रांच में भी करंट आ गया,
यहाँ पे I3 भी निकल गया। इस ब्रांच के लिए करंट में क्या करोगे, I1 माइनस I3 कर दोगे, इस ब्रांच में I2 प्लस I3 कर दोगे। तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे और खुद सॉल्व करना। तो आज के लेक्चर में हमने सारी डिस्कशन की किसके ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर प्लस गैल्वेनोमीटर, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम बाकी 3 रेजिस्टेंस की टर्म्स में। इस मेथड को प्रेफर करते हैं बिकॉज इससे रेजिस्टेंस एक्यूरेटली मेथड होती है, वो डिस्कस किया था मैंने लेक्चर में। देन अगेन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि अगर हम सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए एनसीईआरटी के और एज वेल एज जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसके ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। अब एक क्विज क्वेश्चन शो होगा, उसको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और कोई दिक्कत हो लेक्चर में तो कमेंट सेक्शन में बताना।